अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच का डिफरेंस समझना। एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओल्ड मूवमेंट्स जैसे किसान आंदोलन। इंडिया का इतिहास तो शक्तिशाली सोशल मूवमेंट से भरा पड़ा है। आपको कुछ मेजर मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे दलित मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट्स के अलग अलग फेजेस, आजादी से पहले और बाद के किसान आंदोलन। और ये एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है प्रिवेंटिव चेक्स, जब इंसान खुद पॉपुलेशन कंट्रोल करे, जैसे शादी लेट करना या सिलेबस फॉलो करना। और दूसरा है द सोशियोलॉजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या आती है? यही ना कि सर सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, कुछ समझ ही नहीं आता। बट टेंशन बिल्कुल मत लो, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। तो चलो पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाओ। ओके, आज हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार, आई रिपीट, बार बार पूछे जाते हैं। ये वो गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे, पक्का। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले वो चैप्टर जिससे एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन का पूरा खेल। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, चाहे आप न्यूज़ देख लो, दोस्तों से बात कर लो या फैमिली में कोई डिस्कशन हो, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा एक हॉट टॉपिक रहती है। आखिर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी बात क्यों है भाई? यही है डेमोग्राफी का सबसे बेसिक सवाल। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है माल्थुजियन थ्योरी। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सोचो 1798 में ही एक सिंपल सी बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि भाई इंसानों की आबादी जिस रॉकेट स्पीड से बढ़ती है ना, उसको पालने के लिए जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि खाना, वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ते। और इसका रिजल्ट गरीबी। ना इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माल्थस ने इसे सिंपल मैथ से समझाया था। देखो, लेफ्ट साइड में पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली बढ़ रही है, मतलब डबल हो रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन राइट साइड में देखो, फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिकली बढ़ रहा है, सिर्फ प्लस हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ये जो इम्बैलेंस है ना, माल्थस के हिसाब से यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो माल्थस ने कहा कि इस इम्बैलेंस को ठीक करने के 2 तरीके हैं, और ये एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है प्रिवेंटिव चेक्स, जब इंसान खुद पॉपुलेशन कंट्रोल करे, जैसे शादी लेट करना या सिलेबस फॉलो करना। और दूसरा है पॉजिटिव चेक्स, मतलब जब नेचर कंट्रोल करती है, जैसे अकाल, बीमारी या फिर वॉर के थ्रू। अच्छा, माल्थस की थ्योरी को ना काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। उसके बाद एक नई और बेहतर थ्योरी आई, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये कहती है कि पॉपुलेशन 3 स्टेजेस में ग्रो करती है। स्टेज 1, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ हाई बर्थ और हाई डेथ रेट है, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। फिर आता है स्टेज 2, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे अपना इंडिया। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज से डेथ रेट तो कम हो जाता है, पर बर्थ रेट अभी भी हाई रहता है, जिससे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और स्टेज 3, डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ बर्थ और डेथ रेट दोनों लो होते हैं और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। और इसी डेमोग्राफिक चेंज का एक बहुत सीरियस असर हम इंडिया में देख रहे हैं, और वो है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसका मतलब है 0 से 6 साल की उम्र में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। देखो, 1961 में ये नंबर 976 था, और 2011 में गिरकर सिर्फ 919 रह गया। ये एक बहुत ही सीरियस सोशल इशू है, जिसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हाई यील्ड सेक्शन पर। सोसाइटी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली, ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जिनके बिना इंडियन सोसाइटी को समझना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब देखो, कास्ट को समझने से पहले ना एक वर्ड समझो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये बस एक फैंसी सा टर्म है, ये बताने के लिए कि सोसाइटी में लोगों को अलग अलग लेयर्स या रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, एक पिरामिड की तरह। समझ लो, कोई ऊपर कोई नीचे। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है, बल्कि सोसाइटी का ही एक फीचर है। Now, one of the most, and I mean most, repeated concepts है संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट फेमस सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया था। ये 6 मार्क का क्वेश्चन के लिए बिल्कुल मस्ट नो है। सिंपल भाषा में ये वो प्रोसेस है
जिसमें कोई लो कास्ट, हाई कास्ट के रीति रिवाज उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करने लगती है ताकि वो सोशल लैडर में थोड़ा ऊपर जा सके। बट रुको, याद रखना, फुल मार्क्स के लिए सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उसके क्रिटिसिज्म्स भी लिखने हैं। पहली बात, इससे कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होता बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी बात, इससे पूरा सिस्टम नहीं बदलता, बस कुछ लोग अपनी पोजीशन बदल पाते हैं। और इससे अनइंटेंशनली अपर कास्ट की सुपीरियॉरिटी एक्सेप्ट हो जाती है और उनकी बुरी प्रथाएं जैसे डाउरी भी लो कास्ट्स में आने लगती हैं। चलो अब एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि आज भी हम उससे डील कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन आना तो पक्का ही समझो। कॉलोनियलिज्म ने आखिर इंडिया को बदला कैसे? ये टाइमलाइन देखो, कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल साफ है। ब्रिटिश आए अपने कैपिटलिस्ट आइडियाज लेकर, उसके बाद उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली खत्म किया, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ताकि वो अपने देश का माल यहाँ बेच सके। इसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उन्होंने अपने फायदे के लिए नए शहर बनाए जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जिससे हुआ अर्बनाइजेशन। और आखिर में इन्हीं सब चेंजेस के रिएक्शन में जन्म हुआ इंडियन नेशनलिज्म का। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ जाहिर है कल्चरल चेंजेस भी आए। अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न एजुकेशन, उनके वैल्यूज़ और उनके आइडियाज़ यहाँ इंट्रोड्यूस किए, जिसके कारण दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उभर कर आए, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, जिनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये सारे चेंजेस ज़मीन पर, हमारे गांव में और शहरों की फैक्ट्रीज में कैसे दिखें। ये है गांव और शहर की कहानी। आज हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सच ये डोनट्स चार्ट दिखा रहा है। सोचो, हमारे लगभग 90% वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं। सिर्फ 10% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज होती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू है। और जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है ना, तो महात्मा गांधी के इन व्यूज को आप अपने आंसर्स में जरूर यूज कर सकते हो। उनका साफ मानना था कि मशीनरी का इस्तेमाल अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर और पैसा इकट्ठा करने के लिए हो तो वो पाप भी है और अन्याय भी। और फाइनली, जब लोग सोसाइटी में हो रहे चेंजेस से खुश नहीं होते, जब उन्हें अन्याय महसूस होता है, तो वो क्या करते हैं? वो आवाज़ उठाते हैं। और यही है हमारा फाइनल गारंटीड क्वेश्चन वाला टॉपिक, सोशल मूवमेंट्स। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच का डिफरेंस समझना। एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओल्ड मूवमेंट्स जैसे किसान आंदोलन क्लास और आर्थिक मुद्दों पर फोकस करते थे, जबकि जो न्यू मूवमेंट्स हैं जैसे एनवायरमेंटल या वुमेन्स मूवमेंट्स वो आइडेंटिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टेट से आज़ादी जैसे मुद्दों पर फोकस करते हैं। इंडिया का इतिहास तो शक्तिशाली सोशल मूवमेंट से भरा पड़ा है। आपको कुछ मेजर मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे दलित मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट्स के अलग अलग फेजेस, आज़ादी से पहले और बाद के किसान आंदोलन, और हाँ, चिपको जैसा फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो चलो एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। आज हमने कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए? माल्थुसियन थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एम.एन. श्रीनिवास का सेंस्क्रिटाइजेशन, कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट स्पेशली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा गिरता हुआ चाइल्ड सेक्स रेशियो, और सबसे ज़रूरी ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच का डिफरेंस। ये सब बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा सोचना इसके बारे में। ऐसा कौन सा सोशल मूवमेंट है जो आपकी जनरेशन को डिफाइन करेगा? नोट्स के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज़रूर चेक कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यू गाइज आर गोइंग टू रॉक इट।